हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोयला क्लासेस। तो आज से हम हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे, पहला टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो ये यूरोपियंस जो इंडिया आए, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि वो इंडिया क्यों आए। सभी यूरोपियंस, कितने सारे यूरोपियंस इंडिया आए, है ना। पोर्तुगीज आए, फिर हमारे डच आए, ठीक है, फिर हमारे ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, लास्ट में फ्रेंच आए। ठीक है, तो ये सब लोग आए और सबके आपस में लड़ाई हुई। ये यहाँ पे ट्रेड पे मोनोपोली चाहते थे, हर कोई ट्रेड पे मोनोपोली करना चाहता था। ठीक है, तो इतना क्या खास बात था कि ये लोग यहाँ आना चाहते थे, यहाँ के हमें मोनोपोलाइज करना चाहते थे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है, बात थी 14th सेंचुरी लगभग की। ठीक है, 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी की। तो उस टाइम क्या था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहीं भी नहीं आया हुआ था। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं होता था। तो जो यूरोपियन कंट्रीज है, जब वो खाना खाएंगे, नॉन वेज खाते थे, मीट वगैरह खाते थे। ठीक है, तो जो मीट था उसे स्टोर करने के लिए, ज्यादा टाइम तक स्टोर करने के लिए उन्हें रेफ्रिजरेटर की जरूरत होती है। वो तो था नहीं उस टाइम, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था नहीं। तो दूसरा जो तरीका होता है किसी भी मीट को स्टोर करने का, वो होता है स्पाइसेस। स्पाइसेस डाल के आप रखोगे तो वो लंबे टाइम तक स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए उन्हें स्पाइसेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। और जो स्पाइसेस थे वो उसके लिए हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड है ना, वो फेमस है, जिनमें इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया ये सब आता है। ठीक है, तो एक रीजन था कि वो स्पाइसेस के लिए इंडिया आना चाहते थे, स्पाइसेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा वो लोग टेक्सटाइल के लिए भी आना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं था, तो टेक्सटाइल जो था वो उतना वाइड स्केल पे वहां पे नहीं बनता था। तो टेक्सटाइल खरीदने के लिए, उसके लिए इंडिया हमेशा से फेमस रहा है, तो इंडिया आना चाहती थी टेक्सटाइल के लिए। एक हो गया स्पाइसेस, दूसरा टेक्सटाइल के लिए। इसके अलावा चाइना की जो टी है, चाइना की टी वो बहुत फेमस होती थी, तो उसके लिए भी इंडिया आना चाहते थे। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वो ट्रेड करने के लिए इंडिया हर कोई आना चाहता था। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ कि जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ 7th सेंचुरी एडी के अंदर, तो अगर वर्ल्ड मैप देखो, रोमन एम्पायर आपका नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट में रोमन एम्पायर होता था। ठीक है, तो उस टाइम वो था रोमन एम्पायर। 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो जो इजिप्ट और पर्सिया वाला एरिया है, पर्सिया जो प्रेजेंट है ईरान है, ठीक है, इजिप्ट, ईरान और जो अरब वाला एरिया है, वहां पे अरब्स ने अपनी मोनोपोली बढ़ा दी। ठीक है, तो अगर उस एरिया में आप देखोगे, इजिप्ट, ईरान और अरब, सऊदी अरेबिया वाला रीजन, वहां पे अरब्स की मोनोपोली हो जाएगी। तो अगर यूरोपियंस इंडिया आते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको पहले अरब से डील करना पड़ेगा, उनके थ्रू पास होकर वो इंडिया आ सकते थे। तो उनका वो जो ट्रेड रूट था यूरोपियंस का इंडिया आने के लिए, तो वो ट्रेड रूट उनका खत्म हो गया। इसके अलावा दूसरा क्या था कि एक सिल्क रूट हुआ करता था, आपको पता है, जो चाइना से होते हुए इंडिया, अफगानिस्तान और उधर सीरिया वगैरह से होते हुए कहाँ, यूरोप तक जाता था। तो एक ये रूट था जिसके थ्रू लोग इंडिया आते थे ट्रेड करने के लिए, गुड्स वगैरह परचेज करने के लिए। तो इस ट्रेड रूट में क्या हुआ कि एक सिटी थी कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो कि अभी टर्की के अंदर है। वो जो सिटी है कॉन्स्टेंटिनोपोल, वो उस पर टर्क्स ने कब्जा कर लिया, ओटोमन टर्क्स ने। तो ये जैसे यहाँ पे कब्जा हुआ टर्क्स का, तो फिर से कट ऑफ हो गया, इधर यूरोप रह गया, इधर इंडिया हो गया। तो यूरोप के लिए ये वाला जो वे ऑफ अप्रोच था इंडिया के लिए, वो भी बंद हो गया। ठीक है, तो दोनों जो ट्रेड रूट्स थे, लैंड रूट भी और सी रूट भी, सी रूट पे जो अरब्स वगैरह का कब्जा था, और इधर टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपोल को कैप्चर कर लिया था। तो जो वो ट्रेड रूट्स थे दोनों अभी कैप्चर किए जा चुके थे। तो अभी यूरोपियंस के लिए मेन चीज रह गया था कि उन्हें जल्दी से जल्दी कोई अल्टरनेट सी रूट फाइंड करना है इंडिया में आने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम क्या था कि सी रूट फाउंड करना था। तो उस टाइम जो यूरोपियन कंट्रीज थी, तो उस टाइम रेनेसां का टाइम चल रहा था। ठीक है, स्पिरिट ऑफ रेनेसां थी। ठीक है, उस टाइम मतलब कुछ उनमें साइंटिफिक एडवांसमेंट भी हुई। जैसे उन्होंने नेविगेशन के लिए जो कंपस होता है वो डेवलप किया, नेविगेशन के लिए उसने हेल्प की कंपस ने। इसके अलावा शिप बिल्डिंग में भी उन लोगों ने अच्छा काम किया, शिप वगैरह बिल्ड की, जिसकी वजह से वो मतलब वहां से इंडिया तक आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ सकते थे।
ठीक है, ये चीज वो कर रहे थे। इसके अलावा यूरोप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही थी, लैंड अंडर एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपेंड होती जा रही थी, इसकी वजह से लोगों में प्रोस्पेरिटी बढ़ रही थी। ठीक है, तो प्रोस्पेरिटी बढ़ने की वजह से उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उनकी जो नीड्स थी, है ना, वो भी बढ़ रही थी। यानी ज्यादा से ज्यादा मीट वो खा रहे थे, ज्यादा मीट खाएंगे तो उनको ज्यादा स्पाइसेस की जरूरत पड़ेगी, तो उस वजह से उनकी जो नीड थी स्पाइसेस वगैरह को लेके वो भी बढ़ रही थी, नीड ऑफ लग्जरी भी इंक्रीज करती जा रही थी विद इंक्रीजिंग प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो और ज्यादा चाहत थी कि वहां से वो इंडिया के लिए कोई ट्रेड रूट ढूंढे, अल्टरनेट ट्रेड रूट, वो और ज्यादा इंक्रीज करता जा रहा था। इसी तरह यूरोप की दो कंट्री थी, वेनिस एंड जिनोवा। ठीक है, वो काफी प्रोस्पेरस कंट्रीज थी। ठीक है, लेकिन वो बहुत छोटी कंट्रीज थी कि वो खुद से अकेले से इंडिया तक कोई अल्टरनेट ट्रेड रूट नहीं ढूंढ सकती थी, या जो ऑलरेडी जो रूट था जिसपे अरब्स ने, टर्क्स ने और अरब्स ने कब्जा किया हुआ था, वो उनसे डील नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी थी। तो ये जो कंट्रीज थी वेनिस एंड जिनोवा, ये रेडी थी कि हम किसी दूसरी कंट्री को अपनी टेक्नोलॉजी सप्लाई कर सकते हैं अगर वो कंट्रीज आके कोई अल्टरनेट ट्रेड रूट टू इंडिया फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने पोर्तुगल और स्पेन, इन दो कंट्रीज को मतलब एड करने की, हेल्प करने की कोशिश की, जिसमें जिनोवा जो था उसने पोर्तुगल और स्पेन को शिप्स वगैरह प्रोवाइड की, अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है वो प्रोवाइड की, ताकि वो ट्रेड रूट ढूंढा जा सके। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके अलावा जो प्रिंस हेनरी था पोर्तुगल का, उसको भी बहुत ज्यादा इस चीज का था कि हमें अल्टरनेटिव ट्रेड रूट ढूंढना है। ठीक है, तो उसे इतना ज्यादा ऑब्सेशन था कि उसे उसका निक नेम रखा गया नेविगेटर। ठीक है, और जो पोप निकोलस 5 था, उन्होंने प्रिंस हेनरी को बुल जो है वो गिफ्ट में दिया था। ठीक है, तो अब दो कंट्रीज थी, पोर्तुगल और स्पेन, दोनों ही अलग अलग अल्टरनेट सी रूट ढूंढना चाहती थी अलग अलग कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो अब दोनों में एक ट्रीटी साइन की, जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। ये ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास क्या है कि अटलांटिक ओशन के अंदर एक आइलैंड है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, अटलांटिक ओशन के अंदर एक आइलैंड है, केप वर्डे आइलैंड। तो ये डिसाइड हुआ कि केप वर्डे आइलैंड में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाएगी, इमेजिनरी लाइन होगा, और उस लाइन के ईस्ट साइड जो है वहां सिर्फ जो है वो स्पेन जाएगा, स्पेन जो है वो जाएगा, और इसके वेस्ट साइड जो है वहां सिर्फ पोर्तुगल जाएगा, पोर्तुगीज लोग जो है जाएंगे। तो दोनों के अंदर एक ट्रीटी साइन होगी, जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। केप वर्डे आइलैंड्स के अराउंड हुई थी, उसको सेंटर माना था। उस केप वर्डे आइलैंड के ईस्ट साइड कौन होगा, सॉरी, इस साइड पोर्तुगल होंगे और वेस्ट साइड कौन होगा, स्पेन होगा। मैंने उल्टा बोला था, सॉरी, ईस्ट साइड पोर्तुगल होंगे और वेस्ट साइड कौन होगा, स्पेन होगा। तो इनमें ये ट्रीटी साइन होगी। इसीलिए जो पोर्तुगीज है वो इंडिया आए थे, इंडिया साइड, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न साइड है और जो स्पेन है वो इंडिया नहीं आए। ठीक है, तो उससे 1487 में जो पोर्तुगीज नेविगेटर था बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है, ये पहला आदमी था जिसने जो केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका में, उसको मतलब उसके अराउंड उसने मूव किया था और ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंच गया था। वो यहाँ से अपने यूरोप से चला था। ये यहाँ पे ये जो है ये है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका का एंड पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, आई थिंक उसे केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। उसने वहां केप ऑफ गुड होप से होते हुए ईस्टर्न कोस्ट तक आ गया था और उसने बोला था कि उसने ऑलमोस्ट जो है वो जो रूट है इंडिया तक जाता है वो उसने फाउंड कर लिया है, ऑलमोस्ट उसने फाउंड कर लिया है, ऐसा बोलना था बार्थोलोम्यू का। लेकिन वो स्टिल इंडिया आया नहीं था, उसने सिर्फ वहां से एक केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंचा था। ठीक है, तो पहली बार इंडिया कौन आता है उसमें देखते हैं। पोर्तुगीज में सबसे पहले वास्को दी गामा जो है वो इंडिया आता है सबसे पहले। कब आया है, तो मई 1498 में सबसे पहले इंडिया आता है। 3 शिप्स लेके आता है। उस शिप्स को जो चला रहा था, ठीक है, उसका नाम था अब्दुल माजिद, इंडिया का था। ठीक है, कैलिकेट में ही सबसे पहले उतरा और वहां का जो कैलिकेट का राजा था जेमोरिन, उसने उसको वेलकम किया। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया, वास्को दी गामा। ठीक है, तो वास्को दी गामा यहाँ पे सबसे पहले ये देखने आया था कि क्या यहाँ पे ट्रेड करना प्रॉफिटेबल होगा। तो वो यहाँ पे 3 महीने रुका, यहाँ से उसने बहुत सारी चीजें खरीदी, गुड्स खरीदा, सस्ते में खरीदा और वापस अपने पोर्तुगल चला गया। वहां जाके वही गुड्स जो वही चीजें हैं उसने लगभग 5 टाइम 10 टाइम प्राइस में बेचा, तो उसे बहुत प्रॉफिट लगा। ठीक है, उसे प्रॉफिट लगा, तो वहां जाने के बाद उसने कैब्रल को भेजा। तो वास्को दी गामा के बाद दूसरा जो आता है वो आता है पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। ठीक है, तो वास्को दी गामा जाता है, कैब्रल आता है, जब उन्हें ये यकीन हो जाता है कि यहाँ ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल होगा।
ठीक है। तो इसने कैब्रल आता है, कैब्रल ने कैलीकट के अंदर अपनी एक फैक्ट्री सेट की थी। ठीक है, कैलीकट के अंदर अपनी फैक्ट्री, जो पोर्तुगीज फैक्ट्री है वो बनाई कैलीकट में। तो किसने बनाई थी? कैब्रल ने। अब क्या हुआ कि कैलीकट की जो फैक्ट्री थी उस पे लोकल लोग जो थे वहां के कैलीकट के, उन्होंने अटैक कर दिया कैलीकट फैक्ट्री पे। ठीक है, अटैक करने के बाद बदला लेने के लिए जो कैब्रल था उसने वहां के लोगों पे पूरा अटैक किया, बदला लेने के लिए रिटेलिएटरी मेजर लिए, और जो पूरा कैलीकट था उसको बॉम्बार्ड कर दिया कैब्रल ने। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ था कैलीकट फैक्ट्री को लेके। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहले वास्को दी गामा आता है, उसके बाद में कैब्रल आता है। ठीक है, उसके बाद में फिर से वास्को दी गामा दोबारा आता है 1501 में। ठीक है, तो इस बार वास्को दी गामा दोबारा आता है और इस बार वो फैक्ट्री कहाँ सेट करता है? कैनानोर में। ठीक है, तो पहले कैलीकट में सेटअप की थी कैब्रल ने, कैनानोर में सेटअप की थी वास्को दी गामा ने। ठीक है, उसके बाद में ये तो दो थे जो पोर्तुगीज से आए थे। अब पोर्तुगीज गवर्नर्स की बात करते हैं। ठीक है, गवर्नर कौन थे? तो पोर्तुगल का जो पहला गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर अगर पूछा जाए पोर्तुगल्स का कौन था तो वो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा होएगा। इसे 1505 में अपॉइंट किया गया था। तो इसे ये बोल के भेजा था कि इसे यहाँ पे मोनोपोलाइज करना है ट्रेड को, और जो बाकी जो लोग हैं यहाँ पे अरब्स है या और किसी भी कंट्री के लोग यहाँ ट्रेड कर रहे हैं उनको हटाना है। तो ये चीज बोल के इसे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को इंडिया भेजा गया था। क्या होता था ना कि जब पोर्तुगीज के आने से पहले भी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो अलग अलग कंट्री से यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते थे इंडिया के अंदर, लेकिन वो लोग एक जनरल जो रूल्स पे काम करते थे, जनरल कोड ऑफ कंडक्ट पे काम करते थे। मतलब कोई भी जो है वो ट्रेड को मोनोपोलाइज करने की कोशिश नहीं करता था। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया को भी फायदा होता था क्योंकि इंडिया के लोग बेचते थे और खरीदने वाले बहुत सारे होते थे। तो अगर हम भी उससे ठीक रेट में देते थे, बहुत सस्ते में नहीं देते थे, क्योंकि अगर तुम नहीं खरीदोगे तो कोई दूसरा खरीद लेगा। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली तो थी नहीं। लेकिन पोर्तुगीज पहली बार जब आए थे तो उन्होंने इसको मोनोपोलाइज करने की कोशिश की कि बेचने खरीदने वाले सिर्फ हम ही हों, क्योंकि अगर मोनोपोली कर लेंगे, सिर्फ यही लोग खरीदने वाले होंगे, तो फिर अगर किसी चीज का प्राइस 20 रुपीज है लेकिन ये बोलेंगे कि हम तो 10 ही देंगे, तो इंडिया के लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई खरीदने वाला होगा नहीं। ठीक है, तो इन लोगों ने सबसे पहले इसे मोनोपोलाइज करने की कोशिश की थी, ट्रेड विद इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, पहली बार गवर्नर बन के इंडिया आया। ठीक है, तो इसने पोर्तुगीज स्क्वाड्रन जो थी जब आ रहा था तो रेड सी के पास इजिप्टियन और अरब, ठीक है, इजिप्ट और अरब ये दोनों ने मिलके इस पे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पे अटैक किया, यानी पोर्तुगल्स को अटैक किया था। और उस टाइम अल्मीडा का जो बेटा था वो इस डिस्प्यूट के अंदर मर गया था। ठीक है, तो इसका बाद में इसने बदला लिया और दोनों को क्या बोलते हैं हरा दिया था। ठीक है, फिर जो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था वो एक पॉलिसी लेके आया था जिसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी एंड कार्टेज सिस्टम। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? इसे इंडियन ओशियन के अंदर अपनी सुप्रीमेसी बनानी थी। इसके लिए इन्होंने गन बोट्स वगैरह का कंसेप्ट भी यूज किया। गन बोट्स में क्या था कि बोट्स के साथ, बोट्स के ऊपर वेपन्स रखे जाते थे, गन्स रखी जाती थी। ठीक है, उसे फोर्टिफाई कर रखा था। ठीक है, तो कार्टेज सिस्टम में क्या होता था कि एक लाइसेंस या परमिट सिस्टम था कि किसी दूसरी शिप को लाइसेंस लेना पड़ता था अगर वो कोई शिप इंडियन ओशियन से या आसपास से ट्रेवल कर रही है तो। ठीक है, तो ये किसने इश्यू की थी? क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया था? तो उसमें ऑप्शन दिया होगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अल्बुक्विर्क हो गया या नीनो दा कुंधा हो गया। तो आंसर क्या होगा? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, ये पहला गवर्नर जो हमने देखा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। सेकंड गवर्नर जो तो पोर्तुगल का था वो था अल्फोंसो दी अल्बुक्विर्क। ठीक है, ये नेक्स्ट गवर्नर था और अल्बुक्विर्क को ही रियल फाउंडर बोलते हैं पोर्तुगीज पावर का इंडिया में। ठीक है, इसने परमिट सिस्टम किया था दूसरी जो शिप्स है या दूसरी जो भी कंट्री से आ रहा है, अरब्स है, टर्क्स है, उन सब के लिए परमिट सिस्टम इशू किया। ठीक है, और जो मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर थे इंडिया के अंदर या उस रीजन के अंदर, उस पे उसने कैप्चर कर लिया। इसने अपने लोगों को बोला था लोकल वाइफ्स लेने का। लोकल वाइफ्स मतलब कि लोकल जो वुमेन थी, इंडियन वुमेन, उनसे शादी करने को बोला ताकि वो यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो ये इनकी स्ट्रेटेजी थी कि लोकल लोगों से शादी करो तो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करो।
ठीक है। और वो कैसे रहते थे पोर्तुगल्स ने अपने आप वो लैंडलॉर्ड्स की तरह रहते थे, नई नई इरिगेशन टैंक बनाते थे, रोड्स बनाते थे। इसके अलावा इन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सारी न्यू क्रॉप्स इश्यू की थी, जैसे तंबाकू हो गया, कैश्यू नट हो गया, कोकोनट की भी एक बेटर वेराइटी इन्होंने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की थी। तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तंबाकू कैश्यू नट किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो पोर्तुगीज थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, इसके अलावा जो सुल्तान ऑफ बीजापुर था उससे गोवा कैप्चर किया अल्बुकर्क ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद। ठीक है, कौन से एग्जाम में मुझे याद नहीं है, पर ये आया हुआ है। तो अल्बुकर्क ने गोवा कैप्चर किया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से। कब किया? 1510 में। ठीक है, इसके अलावा इसने एक मेजर काम किया, सती अबोलिश किया, सती प्रथा। सती प्रथा क्या होती है? जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो विडो वुमेन होती है वो जिंदा अपने हस्बैंड के साथ जलती है। ठीक है, तो जो सती प्रथा थी उसने उसको अबोलिश किया था अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में। ठीक है, पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वहां पे इसने सती को अबोलिश किया था। ठीक है, उसके बाद में थर्ड गवर्नर आता है, वो है नीनो दा कुन्हा। फर्स्ट कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। सेकंड कौन था? अल्बुकर्क। और थर्ड कौन था? नीनो दा कुन्हा। ठीक है, ये नेक्स्ट गवर्नर है। तो इसने जो हेडक्वार्टर है पोर्तुगीज का उसको शिफ्ट किया कोचिन से गोवा। ठीक है, तो गोवा कैप्चर किसने किया था? अल्बुकर्क ने। और गोवा को हेडक्वार्टर किसने बनाया? तो नीनो दा कुन्हा ने। दोनों चीज याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा बहादुर शाह के साथ इनका डिस्प्यूट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि बहादुर शाह जो था गुजरात का रूलर था। बहादुर शाह गुजरात का रूलर था। इसका एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था मुगल रूलर हुमायूं के साथ। हुमायूं जो कि मुगल रूलर था, इसके साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा था। इस कन्फ्लिक्ट के चलते बहादुर शाह जो था उसने हेल्प मांगी पोर्तुगीज की कि मेरी हेल्प करो। पोर्तुगीज ने बोला कि हेल्प के बदले में हमें एक आइलैंड चाहिए, बेसिन आइलैंड जो है वो इन्होंने हेल्प के बदले मांग लिया। तो बहादुर शाह ने ये वाला आइलैंड जो है बेसिन, ये पोर्तुगीज को दे दिया। बाद में हुमायूं और जो बहादुर शाह के बीच का कन्फ्लिक्ट दूर हो गया और बहादुर शाह और पोर्तुगीज के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि बेसिन का जो आइलैंड था वो पोर्तुगीज को गया, प्लस बेसिन के जो लोग थे वो भी अब पोर्तुगीज के कंट्रोल के अंदर आ गए। लेकिन वो लोग जो है वो इस चीज को सहन नहीं कर रहे थे, उन्हें ये पसंद नहीं था कि हमारे ऊपर पोर्तुगीज रूल करे, तो वो पोर्तुगीज से लड़ रहे थे। अब बहादुर शाह चाहता था कि एक वो लोग पार्टीशन मतलब बनाई जाए ताकि ये लोग मुझे परेशान ना करें। ठीक है, लेकिन पोर्तुगीज ऐसा नहीं चाहते थे, वो कुछ ना कुछ नेगोशिएट करना चाहते थे। इसी के चलते पोर्तुगीज ने बुलाया बहादुर शाह को अपनी शिप के अंदर कि हम नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, धोखे से बुलाया। जब बहादुर शाह वहां गया तो उसे धोखे से मार दिया गया। तो इस तरह से बहादुर शाह को मारा इन्होंने पोर्तुगीज शिप के अंदर धोखे से, जो कि गुजरात का रूलर था। ठीक है, इसके अलावा जो नीनो दा कुन्हा है उसने अपना इन्फ्लुएंस बंगाल के अंदर भी इंक्रीज करने की कोशिश की। हुगली को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। ठीक है, इसके बाद वेदोर दा फेजेंडा आया था जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था। इसने रेवेन्यू वगैरह पे काम किया था, कार्गोज वगैरह लेके आया था। ठीक है, तो ये तो पोर्तुगीज के 3 गवर्नर देखे हमने मेन, और उससे पहले 2 आया था, वास्को दी गामा सबसे पहले, सेकंड कैब्रल आया था, फिर 3 गवर्नर आए थे। ठीक है, किसने क्या किया ये चीज हमने देख ली। अब थोड़ा सा रिलीजियस पॉलिसी देख लेते हैं पोर्तुगीज की क्या थी। रिलीजियस पॉलिसी में क्या था कि ये लोग क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे। इनका जितना ट्रेड मोनोपोलाइजेशन का जो एम था उतना ही इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम क्रिश्चियनिटी को इंडिया में स्प्रेड करना है। ठीक है, तो इसी के चलते उस टाइम अकबर जो है वो रूलर था, मुगल रूलर। अकबर ने एक लेटर भेजा गोवा की अथॉरिटीज को कि हमें 2 प्रीस्ट भेजे जाए। तो उनको तो ये एक चीज खुशी हुई कि हमारे 2 प्रीस्ट बनाए हैं, तो हम वहां जाके अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी के चलते उन्होंने 2 लोग जो फादर्स बोलते हैं इनको, डोडोल्फो अक्वाविवा और दूसरा एंटोनियो मोन्सेरेट, इन दोनों को भेजा अकबर की कोर्ट में। ठीक है, ये दोनों अकबर की कोर्ट में गए। ठीक है, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, अकबर कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पहला मिशन था जो अकबर ने बुलाया। फिर अकबर ने 1519 में सेकंड मिशन बुलाया। ठीक है, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर थर्ड मिशन अकबर ने फिर से बुलाया। थर्ड मिशन में फिर से 2 लोग गए, जिरोम जेवियर और इमैनुअल पिनहिर्टो। ठीक है, इनको सेलेक्ट किया गया, ये लोग फिर से गए। ठीक है, लेकिन हर बार की तरह रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। अकबर को पसंद था कि वो डिफरेंट रिलीजियस जो लोग हैं उनकी बातें सुने, अलग अलग रिलीजन की को अपनाए। ठीक है, वो टॉलरेंट था हर रिलीजन के प्रति, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या इस्लाम खुद हो। ठीक है, तो इसलिए उनको बुलाता था। ठीक है, तो ये सब हुआ अकबर की कोर्ट में। उसके बाद देखते हैं कि कोर्ट में नेक्स्ट रूलर जो आता है जहांगीर, मुगल रूलर जहांगीर।
तो 1608 की बात है, 1608 की। उस टाइम मुगल रूलर हुआ करता जहांगीर। उसकी कोर्ट में आता है ब्रिटेन से विलियम हॉकिंस, ठीक है। उसके वो एक शिप में आता है जिसका नाम होता है शिप हेक्टर। उस सूरत आता है वो, वहां से वो जहांगीर की कोर्ट में जाता है, ठीक है। जब ये विलियम हॉकिंस आता है तो पोर्तुगीज को ये पसंद नहीं आता, वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि हम ट्रेड को सिर्फ हमने मोनोपोलाइज करना है, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा यहाँ आए। अगर ब्रिटेन से कोई आता है तो उनको इससे प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन वो रोक नहीं पाए, ठीक है। अब विलियम हॉकिंस जो है वो मुगल कोर्ट में गया, वहां पे वो टर्की लैंग्वेज भी जानता था, क्योंकि जो मुगल रूलर था वो टर्की लैंग्वेज में बात करता था और हॉकिन को भी आती थी, तो उसने इजीली उससे बातचीत कर ली, ठीक है, बिना किसी इंटरप्रेटर के, ठीक है। तो वो उसे रोक नहीं पाए कोई भी दूसरा लोग, ठीक है। जहांगीर उससे इंप्रेस होकर जहांगीर ने उसे मनसबदार भी बना लिया था विलियम हॉकिंस को, ठीक है। हॉकिंस जो है वो किसी जो अर्मीनियन क्रिश्चियन है मुबारक शाह, उसकी बेटी से उसने शादी की थी हॉकिंस ने। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन इतना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पोर्तुगीज ऑलमोस्ट खत्म होता है। इसके बारे में कुछ चीजें रहती है, जैसे इसका डिक्लाइन कैसा हुआ वो हम आगे करेंगे, ठीक है। इस तरह से आज का टॉपिक खत्म होता है। इसके अलावा हमारा हरियाणा HCS 2024 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है। इसमें आप इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो या दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ टेस्ट सीरीज में इनरोल करना है तो उसके लिए हमारी सर्वज्ञान हरियाणा HCS 2024 टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसके अंदर इनरोल करने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर हमारी जो ऐप है उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम में हमसे जुड़ने के लिए आप ये लिंक ज्वाइन कर सकते हो। जो भी PPT या जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।